हेलो बच्चों, कैसे हैं? पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आज हम जो है फराडे लॉ पढ़ने वाले हैं। तो फराडे के विद्युत अपघटन के नियम आज हम पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलिसिस, आपको पूरा बता दिया, इसीलिए इलेक्ट्रोलिसिस से ही क्या है यहाँ पर संबंधित है। इलेक्ट्रोलिसिस मैंने आपको बताया था और इलेक्ट्रोलिसिस से बनने वाले उत्पाद के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम देखेंगे फराडे लॉ। तो फराडे लॉ में यहाँ पर हमें ये देखना कि जैसे आपको हमने इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड। यह है, यहाँ हम ये इलेक्ट्रोड आप कैथोड एनोड आप ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, आप बैटरी से क्या करते हैं, इसको आप जोड़ देते हैं। ठीक, चलिए ये बैटरी से इसको क्या किया गया, जोड़ दिया गया। तो प्लस से इधर क्या होगी, प्लस से इस साइड में क्या होगी, करंट इधर, यानी कि धारा इधर बहेगी। ठीक है, करंट इधर बहेगी और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस साइड पर जाएगा। जानते हैं जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके विपरीत क्या होती है, धारा बहती है। और इसमें आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट्स रखा हुआ है। और ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जब आप बैटरी से धारा प्रवाहित इसमें आप करेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, अपने कैटायंस और एनायंस में क्या होगा, ये टूट जाएगा, है ना। यानी कि ये क्या बनाएगा, कैटायन धनायन बनाएगा और क्या बनाएगा, एनायंस बनाएगा। अब ये जो धनायन होगा, चूंकि ये आपका क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। ये आपका क्या है, एनोड है और ये आपका क्या होगा, कैथोड है। ठीक, एनोड कैथोड। तो जो धनायन होगा वो कहाँ जाएगा, इस कैथोड पर क्या होगा, जाकर जमा होगा। इस कैथोड पर इसकी मात्रा क्या होगी, जाकर यहाँ पर क्या होगी, जमा होगी। यहाँ पर इस कैथोड पर इसकी मात्रा यहाँ पर जाकर जमा होगी और ये वाला जो आपका एनायन है, यानी कि जो ऋणायन है, ये धनायन वाले इलेक्ट्रोड पर आकर क्या होगा, यहाँ पर जमा होगा, है ना। यही बात है। अब यही यहाँ पर जब आप धारा क्या करते हैं, आई, इसमें जो धारा है, आई जो इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है, आई जो इसमें धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं और टी सेकेंड के लिए धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो एक निश्चित मतलब टी सेकेंड पर जो आपको आवेश, एक निश्चित टी सेकेंड पर एक निश्चित जो आवेश इसमें हम प्रवाहित कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, और उस आवेश के देने पर इस इलेक्ट्रोड पर कितनी, इस वैद्युत अपघट के घोल से कैटायन और एनायंस जाके इस वैद्युत अपघट के घोल में कितना जाकर जमा होते हैं, कितने ग्राम जाकर उस पर जमा होते हैं, यानी कि उसकी मात्रा जाकर उस पर कितनी जमा होती है। ये चीज जो है हम इलेक्ट्रोलिसिस सेल के जो इलेक्ट्रोलिसिस की सहायता से क्या करते हैं, हम इसको निकालते हैं, है ना। ये पदार्थ जाकर उस पर कितना जमा होता है वो हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के माध्यम से क्या करते हैं, उसको हम आकलन करते हैं कि एक निश्चित समय पर और सेम वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर कितने पदार्थ जाकर मुक्त हो रहे हैं, या अगर गैस है तो अगर कोई मान लीजिए H पॉजिटिव इसमें बन रहा हो तो गैस कितना जाकर उस पर लिबरेट हो रहा है, जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, गैस कितनी निकल रही है, इस सब की मात्रा का हम आकलन जो है इसकी सहायता से हम करते हैं। तो आइए देखिए विद्युत अपघटन के फैराडे के जो नियम है, पहला नियम क्या है, पहला नियम है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा तथा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा, ठीक है, यही इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा और इसमें जो प्रवाहित धारा की मात्रा के मध्य संबंध की व्याख्या करने के लिए फैराडे ने दो नियम प्रतिपादित किया, जिसे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया। तो फैराडे ने जो है विद्युत अपघटन के दो नियम दिए, एक प्रथम नियम और एक द्वितीय नियम जो है इन्होंने दिया। तो आइए हम पहले देखते हैं क्या, प्रथम नियम देखते हैं फैराडे के। तो देखिए यहाँ फैराडे के जो है विद्युत अपघटन के प्रथम नियम, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जब हम यहाँ विद्युत अपघटन कर रहे हो, है ना,
विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ या गैस का जो द्रव्यमान होगा, भाई वो पदार्थ आपका सॉलिड रूप में जाकर वहां जमा हो सकता है अथवा गैस के रूप में क्या हो सकती है, निकल सकती है। गैस का द्रव्यमान विलयन का मतलब इस वैद्युत अपघट्ट में, विलयन का मतलब इस वैद्युत अपघट्ट में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि अब इस परिभाषा के अनुसार क्या हुआ, जो ये द्रव्यमान है, पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो उसके आवेश, कुल आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, यदि विलयन में आवेश के Q कूलाम को प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ के क्या हो, ये क्या हो, पदार्थ के जो है W ग्राम जो है जाकर उस पर मुक्त होते हैं, तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए W क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब यानी कि कहने का मतलब ये कि जितना आप आवेश प्रवाहित करेंगे और एक सेम टाइम पर जितना आवेश आप प्रवाहित करेंगे उतना जो है W जो है इस वैद्युत अपघट्ट के घोल से उस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, जमा होगा। यानी कि यही है तो है, इसके सीधा ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आवेश उस पदार्थ की मात्रा के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना आप क्या करेंगे, आवेश आप प्रवाहित करेंगे यहाँ, उतने ही जाकर विशेष इलेक्ट्रोडों पर क्या होगा, पदार्थ जाकर उतना जमा होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक समानुपाती जो है चिन्ह हटाते हैं, तो हम ले लेते हैं यहाँ जेड क्यू। ठीक है, क्या हो गया, जेड क्यू हो गया। अब यहाँ पर जेड क्या है, ठीक है, ये डब्ल्यू क्या है, पदार्थ की मात्रा यहाँ पर लिखा है, क्यू क्या है, आवेश है जो प्रवाहित किया जा रहा है टी सेकेंड के लिए इसमें। अब देखिए जेड क्या है, यहाँ पर एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। जेड क्या है, जेड इक्वल टू क्या है, यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, विद्युत रासायनिक क्या है, तुल्यांक है जेड। यहाँ पर यही जो है आपका क्या है, ये सूत्र है इस तरीके का। अब जान लीजिए, अब देखिए टी सेकंड के लिए धारा आई प्रवाहित की जा रही है, तो आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। Q की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीट। क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीट हो जाएगा। ठीक है, W इक्वल टू क्या हो गया, जीट। आई क्या है, वैद्युत धारा है, टी क्या है, समय है, सेकेंड में कह लीजिए जिसमें आपका दिया हो, तो ये हो गया इसके लिए W इक्वल टू जीट। ये इसके लिए फार्मूला यहाँ पर डेवलप हुआ। तो ये फार्मूला बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। जेड आपका क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू होता है आपका E बाई एफ होता है। E बाई क्या होता है, एफ होता है। जेड इक्वल टू क्या होता है, E बाई एफ। एफ क्या है, यहाँ पर एफ क्या है, फैराडे नियतांक है, फैराडे नियतांक, और इसका मान होता है 96,500 कूलाम, इसका मान होता है। यानी कि फैराडे जो होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है। यह क्या है, यहाँ पर एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। ठीक है, यह क्या है, फैराडे नियतांक है, और जो फैराडे नियतांक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित क्या होता है, ये चार्ज होता है, जिसका मान क्या है, 96,500 कूलाम। सी कूलाम है ये यहाँ पर जेड की वैल्यू। ठीक है, तो आप यहाँ ये जेड है, इसकी वैल्यू, ये फार्मूला आप याद करेंगे, जेड की वैल्यू आप यहाँ भी रख सकते हैं। ये ई क्या है, यहाँ पर ई क्या है, जो पदार्थ होगा, पदार्थ का तुल्यांकी भार है। ई क्या है, पदार्थ का तुल्यांकी भार है यहाँ पर। चलिए अब देखिए, यहां से यदि हम, इतना तो समझ में आ गया,
यदि यहाँ अगर हम कह दें I बराबर 1 एम्पियर हो, एम्पियर है, और T इक्वल टू क्या हो 1 सेकेंड हो, तो क्या होगा W इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड। W इक्वल टू क्या होगा जेड हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की क्या है, वह मात्रा है जो विलयन में 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर मुक्त होता है, ये हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ इसकी हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। क्या इसकी डिफिनीशन होगी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ का वह द्रव्यमान है, पदार्थ का वह द्रव्यमान है जो विलयन में 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर मुक्त होती है या जमा होती है। कहाँ जमा होती है, इस इलेक्ट्रोडों पर जमा होती है ना, यही तो बात है। तो ये हो गया इसकी डिफिनीशन। तो यही हो गया विद्युत रासायनिक तुल्यांक। देखिए यहाँ से देखिए यही ना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की वह मात्रा होती है, इसके बराबर है विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की वह मात्रा होती है जब क्या हो 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक उस विद्युत अपघट्य के घोल में प्रवाहित की जाती है ना। तो यही हुआ है यहाँ पर, ये परिभाषा आप इसको बढ़िया से लिख लेंगे और याद कर लेंगे। तो यही है यहाँ पर फैराडे का विद्युत अपघटन का क्या है प्रथम नियम है। तो इसको आप याद करेंगे, बढ़िया से इसको तैयार करेंगे। ठीक, नोट बना लीजिए इसका बढ़िया से। दूसरा नियम अब हम देखते हैं। दूसरा नियम हम देखेंगे अब, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। दूसरा है फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन, फैराडे का लिख लीजिए यहाँ, ठीक है। फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों में, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए विभिन्न विद्युत अपघट्य, यानी कि कई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्या करें हम जोड़ दें। अपघट्यों के विलयनों में, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है, समान
मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान को इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। ठीक है। अब जैसे हम इलेक्ट्रोड यहाँ पर बना लें इस तरीके से, जैसे ले लें हम एक आप यहाँ पर ले लीजिए और एक इलेक्ट्रोड ये दो हम ले रहे हैं। इसे आप कई जोड़ सकते हैं सीरीज में, श्रेणी क्रम में आप ऐसे कई आप इलेक्ट्रोड को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक। अब ये आपका क्या है, बैटरी से इसको आप जोड़ लीजिए इस तरीके से, यहाँ प्लस माइनस। ठीक है। ये इस तरीके से जोड़ दीजिए और इनको जो है ऐसे जोड़ दीजिए। ये इसका प्लस, ये इसका निगेटिव, ये इसका प्लस, ये इसका निगेटिव। ठीक है। तो इधर क्या हो गया, ये एनोड हो गया, इधर क्या हो गया, ये कैथोड। ठीक है। ठीक है। से ये इसका कैथोड हो गया, ये इसका क्या हो गया, एनोड हो गया यहाँ पर। और इसमें जो है वैद्युत अपघट्ट के जो है घोल को रख दिया गया है। अब हम मान ले रहे कि वैद्युत अपघट्ट का घोल इसमें जिंक सल्फेट का है। ठीक है, सोल्यूशन। और इसमें क्या है, हमने ले लिया CuSO4 कॉपर सल्फेट का जो है, ये इसमें वैद्युत अपघट्ट का घोल है इसमें। ठीक है। ये श्रेणी क्रम में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये दो वैद्युत अपघट्ट के घोल है कॉपर सल्फेट के। इसमें है एक जिंक सल्फेट का और एक क्या है, कॉपर सल्फेट क्या है। और इसमें क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्या है, एक श्रेणी क्रम में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। श्रेणी क्रम में इनको हमने जोड़ दिया। अब इसमें क्या हो, सेम टाइम हो, समान समय पर टाइम जो आपका हो सेम टाइम हो, आई भी क्या आपका हो, सेम हो, तो आपका Q = IT भी आपका क्या होगा, सेम होगा इसमें, है ना। समान धारा को इसमें क्या करें हम, यहाँ धारा जो करंट होगा, करंट क्या होगा यहाँ सेम, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा इधर की तरफ मूव करेगा। तो सेम धारा को समान समय तक और Q आवेश प्रवाहित अगर आप करेंगे, धारा को आवेश को देंगे, तो Q = क्या होगा, IT भी क्या होगा आपका, ये सेम होगा, है ना। ये क्या होगा आपका, सेम होगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर डिफिनीशन में यहाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है, इसमें समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर पदार्थ क्या होंगे, जाकर जमा होंगे पदार्थों के द्रव्यमान, उनके तुल्यांकी भारों को क्या होंगे, समानुपाती होंगे, यही कह रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ, अगर मान लीजिए कि इसमें क्या हो रहा भाई, W1 क्या हो, Q आवेश को प्रवाहित करने पर W1 पदार्थ इसमें जमा हो रहा हो, और इसमें क्या हो, W2 आपका जमा हो रहा हो इलेक्ट्रोड पर, है ना। इस इलेक्ट्रोड पर क्या W1 और इस पर क्या हो W1 और उस पर क्या हो W2। ठीक है। और इनके तुल्यांकी भार और इन्हीं के तुल्यांकी भार क्या हो, इसके तुल्यांकी भार E1 हो और इसके तुल्यांकी भार क्या हो, E2 हो, E1 और E2 हो, इनके तुल्यांकी भार। तब हम क्या लिख सकते हैं, फराडे के द्वितीय नियम का, यानी फराडे का जो नियम है, ये कह रहा है कि W क्या होगा, W जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा उसके तुल्यांकी भार के, यही तो कह रहा है ये होगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ W1 और E1 उनके तुल्यांकी भार अलग अलग वैद्युत अपघट्ट के घोल में अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं,
तब यहाँ क्या होगा, W1 बाई W2 इक्वल टू क्या होगा, E1 बाई E2। अगर इस फार्मूले से देखो तो ये डेवलप होगा फार्मूला यहाँ पर, होगा कि नहीं, होगा ना। तो ये जो है फार्मूला यहाँ पर डेवलप होगा। अब आप जानते हैं यहाँ, अभी हमने आपको बताया W इक्वल टू क्या होगा, W क्या होगा, यहाँ पर आप जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है, जिट होता है। तो यहाँ W1 के लिए क्या होगा, तुल्यांकी भार, क्योंकि भार और तुल्यांकी भार अलग अलग होंगे तो ये क्या होगा, और धारा और समय सेम होता है यहाँ, तो ये हो जाएगा। और इसी तरीके से W2 इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर Z2 हो जाएगा और IT हो जाएगा। जरा इस वाले वैल्यू को इसमें क्या कर दीजिए, रख दीजिए, तब आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ आप रखेंगे तो क्या हो गया, यहाँ Z1 IT बाई Z2 IT इक्वल टू क्या होगा, E1 बाई क्या होगा, E2 हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ मिला क्या, Z1 बाई Z2 इक्वल टू क्या होगा, E1 बाई E2। ठीक है, ये फार्मूला आपका हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आपका यहाँ फार्मूला ये आया। या इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ E प्रपोजनल Z लिख सकते हैं, और E को आप हटा दी, प्रपोजनल चिन्ह हटा दिए, E इक्वल टू F इंटू Z हो जाएगा। ठीक है, यह क्या भाई, फराडे नियतांक है, यह क्या है, फराडे नियतांक है। ठीक है, फराडे नियतांक, इसका मान बताया 96,500 कूलम इसका मान होता है। तो ये आपका फार्मूला यहाँ पर क्या हुआ, ये डेवलप हो गया। यहाँ पर E इक्वल टू क्या हो गया, E प्रपोजनल क्या हो गया, Z हो गया, और E इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू Z हो गया। F क्या है, फराडे नियतांक, Z क्या है आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक, E क्या आपका पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो ये जो है आपका फार्मूला यहाँ पर डेवलप हुआ है। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर आप रख सकते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, यहाँ Z बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए Z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E बाई क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, या इसका मान कितना होता है, Z इक्वल टू क्या होता है, E बाई आप लिख सकते हैं 96,500, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसकी वैल्यू होती है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका फराडे का क्या है, द्वितीय नियम है। ठीक है, तो फराडे का ये क्या हुआ, द्वितीय नियम यहाँ पर हुआ। तो ये फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, यहाँ से ये वाला फार्मूला आप याद कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला कहाँ से आया, अगर आप इसको निकालना चाहिए कहाँ से आया, अच्छा पहले इसको देखिए, हम बताते हैं फिर ये कैसे आया। तो फराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटकों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के क्या होते हैं, समानुपाती, यानी कि W प्रपोजनल क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इस केस में इसको जैसे यहाँ पर लिखा गया है, तो इस केस में इसका फार्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, ऐसे देखिए यहाँ इसके केस में क्या बनेगा, WN, यानी कि यहाँ पर क्या होगा आपका जिंक का भार होगा, यानी कि WZN इसका भार होगा, और यहाँ पर क्या होगा WCU कापर का भार होगा, भाई ये इसमें है। और इसके अनुसार ये क्या है आपका, यहाँ तुल्यांकी भार होंगे, यानी कि ये ई तुल्यांकी भार क्या होगा, जिंक का तुल्यांकी भार, और बटे क्या होगा आपका कापर का तुल्यांकी भार, ये। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर हम लिखें तो यही होगा आपका, क्योंकि इसमें हमने जिंक सल्फेट लिया है, उसमें क्या लिया, कापर सल्फेट लिया है। तो जिंक सल्फेट में क्या होगा, जिंक का जो है भार जाकर जमा होगा, तो इसका जो भार होगा अनुपाते क्या होगा, इसका जो भार होगा ये, इसका जो तुल्यांकी भार होगा, और जो इसका तुल्यांकी भार होगा ये होगा। तो इस केस में इस वाले फार्मूले को ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। अब ये कैसे आया, इसको आप जो है
विद्युत अपघटन के फैराडे के प्रथम नियम से इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक, ओके, ठीक है। इसमें ये आपके क्या है, दो है जिंक सल्फेट के और क्या है कॉपर सल्फेट के घोल, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, समान मात्रा में समान समय में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। तो क्या होगा, प्रवाहित करेंगे तो जो इलेक्ट्रोड पर जाकर यहाँ पदार्थ आपका क्या होगा, जमा होगा, वो पदार्थ इनके तुल्यांकी भारों के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस फार्मूला से हम ये लिख सकते हैं W1 बाई, चूंकि ये अलग अलग है, इसमें जो पदार्थ जमा हुआ W और इसके जो तुल्यांकी भार होंगे E1 होंगे, इसका जो पदार्थ का जो जमा हुआ W2 का, इसका जो तुल्यांकी भार होगा E2 होगा। तब यहाँ क्या होगा आपका W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2। ठीक है, इसके अनुसार ये फार्मूला आपका हो जाएगा। अब चूंकि इसमें जिंक और कॉपर सल्फेट है, इसलिए अगर इसके रूप में हम फार्मूला लिखे तो W जिंक का होगा और बाई क्या हो जाएगा, W क्या होगा आपका कॉपर का होगा और भार हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका जिंक का तुल्यांकी भार और ये क्या होगा कॉपर का तुल्यांकी भार यहाँ हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ चूंकि अब ये फार्मूला है, आपने W देखा है, W इक्वल टू क्या होता है, जिट। भाई फैराडे के प्रथम नियम में है देखा W इक्वल टू क्या होता है, जिट होता है। तो यहाँ चूंकि भार जो होते हैं, जो पदार्थ का होता है, जो उसके रासायनिक तुल्यांक होते हैं, भिन्न भिन्न जो है पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। तब यहाँ क्या होगा W1 इक्वल टू Z1 IT, चूंकि धारा और समय क्या है सेम है, W2 क्या हो जाएगा आपका Z2 IT हो जाएगा। और इस वैल्यू को इसमें आप यहाँ पर रख देंगे, इस वैल्यू को इसमें जब आप यहाँ रखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए ये आपका यहाँ पर जब इसको आप यहाँ रखेंगे तो आपको क्या इसमें रखेंगे, ये आपको मिल जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो आपका ये मिल गया Z1 बाई Z2। और इसी को हम क्या लिख दें, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं क्या, E परपोर्शनल Z, और E परपोर्शनल Z हमने इसको लिख दिया, और ये आपका क्या परपोर्शनल चिन्ह हटा लिए, E इक्वल टू क्या होगा FZ हो गया। यह क्या है, फैराडे नियतांक है जिसका मान 96,500 होता है। ठीक है, ये वैल्यू ये हो गया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, Z इक्वल टू लिख सकते हैं E बाई F, या Z इक्वल टू लिख सकते हैं E बाई 96,500 लिख सकते हैं। अच्छा, ये फार्मूला कहाँ से डेवलप हुआ, ये वाला फार्मूला हम आपको बताते हैं कैसे डेवलप हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए। देखो आप जानते हैं फैराडे के नियम से यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ आपका जो W होगा, W यहाँ जो आपका कॉपर के लिए जिंक के लिए जो आपका W होगा, Zn जिंक के लिए क्या होगा आपका Zi क्या होगा, Zq लिखिए, और Z इक्वल टू क्या होता है, ये Z आपका क्या होगा कॉपर जिंक के लिए, ये जिंक, और यहाँ ये क्या होगा Zn, और ये क्या होगा आपका Q। भाई ये आपने जाना फैराडे के प्रथम नियम से, ये आपका होगा, और ये आपका क्या होता है Z क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं जिंक, और ये आपका क्या हो सकता है Z क्या होता है आपका तुल्यांकी भार अलग अलग होगा, जिंक के लिए होगा, और Z बराबर आप क्या होता है E बाई F होता है। ठीक है, और इनटू आपका क्या है ये Q। ठीक है, तो ये जिंक के लिए हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इसी तरीके से कॉपर के लिए हम लिख सकते हैं, इसको आप पहला मान लीजिए, इसीलिए कॉपर के लिए लिख सकते हैं तो W इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं Cu इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ Z आपका क्या होगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कॉपर का इनटू क्या हो जाएगा आपका ये Q हो जाएगा। अब इसके लिए यहाँ आप रख लीजिए W इक्वल टू Cu इक्वल टू क्या होगा यहाँ आपका E कॉपर का होगा और बाई क्या होगा आपका यहाँ F होगा और इंटू ये Q है। चलो ये आपका क्या हो गया दूसरा हो गया। भाई फैराडे के प्रथम नियम से हम लिख रहे हैं जो पहला सूत्र था इसका, ठीक है, उसी से। अब पहले समीकरण में दूसरे समीकरण से क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए। जब आप भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा W Z बाई क्या हो जाएगा W जो है Cu हो जाएगा ये यहाँ पर। और ये देखिए ये Q और फैराडे क्या है ये सेम है, आवेश और Q क्या होंगे आपके सेम हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आपका बचा क्या यहाँ E Cu बाई E जो है सॉरी Z का जिंक का और ये आपका कॉपर का। देखिए आ गया ना, यहाँ फैराडे के प्रथम नियम से आ गया यहाँ पर। तो जिंक के लिए कॉपर के लिए अलग अलग आप वैद्युत अपघट के घोल के लिए निकाल लिखेंगे तो फिर ये वैल्यू आप रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, ओके। चलिए कुछ फार्मूला और इसमें आपके इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप जाने रहिएगा।
फार्मूला। चलिए कुछ फार्मूला और देख लेते हैं फटाफट हम। देखिए आपने क्या लिखा यहाँ पर, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू आपने लिख लिया जेड, सॉरी आपने लिखा E इक्वल टू एफ जेड निकाला, E इक्वल टू एफ इंटू जेड, ये आपने लिखा निकाला। अब देखिए जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू क्या होता है आपका नहीं, इससे आइए, W इक्वल टू क्या होता है, देखिए जीट होता है। तो यहाँ से Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या हो जाएगा, W बाई क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब इस वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, इस वाले वैल्यू को आप क्या करें, इस वाले को इसमें आप जो है रख दीजिए। तो क्या होगा, E इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, F, ये होगा W बाई IT, ये हो जाएगा। ठीक, हाँ ठीक है, ये आपका फार्मूला FWIT हो गया। अगर आपको W निकालना है, ये W निकालना है तो क्या हो जाएगा, W निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा, EIT इट बाई आपका क्या हो जाएगा, W जब निकालेंगे तो ये आपका F क्या होगा, यहाँ पर नीचे चलाएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला भी आप याद रखिए, यह भी फार्मूला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए उसके n मोल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, अगर क्या हो n मोल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हो तो तब इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू आप लिख सकते हैं इट बाई n F, ये फार्मूला भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फराडे बराबर आपका होता ही है, एक फराडे बराबर, इसको भी याद करेंगे, एक फराडे बराबर आपका क्या होता है, जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का और आगद्रो संख्या जो होता है n। ठीक है, यही आवेश अगर आप यहाँ रख देंगे 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम और आगद्रो संख्या 6.02 गुणे 10 घाते 23 आप रख देंगे, इसको हल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 96,500 आपका कूलाम जो है ये आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आती है यहाँ से अगर आप इसको निकालते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप जो है याद रखेंगे ये चीज। ठीक है, ये आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए एक फार्मूला आप और भी याद कर लेंगे, यदि किसी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के n मोल निहित है, सुनिए, यदि किसी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्मॉल n मोल क्या है, निहित है, तो अभिक्रिया में निहित विद्युत धारा की कुल मात्रा आपको निकालनी है। तो यह भी फार्मूला याद रखिएगा Q इक्वल टू n F, इस फार्मूले को भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला फार्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया कह दिया जाए Na पॉजिटिव से सोडियम के बनने में कितने जो है आवेश की आवश्यकता होती है, इसके बनने में कितने आवेश की आवश्यकता होती है, तो भाई n की वैल्यू इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है। तो एक मोल आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यही आप रख देंगे Q इक्वल टू एक मोल है तो एक क्या हो जाएगा, एक है तो एक फैराडे हो गया यहाँ पर। ठीक है, या इसी को कहेंगे इतना 96,500 कूलम हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से इसमें और क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ये कह दिया जाए Cu डबल पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, Cu बना रहा है सॉलिड, तब कितने लग जाएंगे, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, N F से क्या होगा, N बराबर कितने हैं यहाँ 2, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे F हो जाएगा, तो ये 2 फैराड हो जाएगा, 2 फैराडे हो जाएगा। अब 2 से इसमें 96,500 से इसमें गुणा कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आवेश की गणना करने के लिए पूछता है, तो इस फार्मूले से हम आवेश की गणना जो है कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जो है सब कुछ फार्मूले हैं, इससे जो है आपके सवाल लगेंगे। तो मैंने आपको ये बताया विद्युत अपघटन के फैराडे के जो है प्रथम और द्वितीय नियम के बारे में। तो इसको बढ़िया से आप तैयार करेंगे और इस पर जो है न्यूमेरिकल्स भी, अब चैप्टर आपका जो है धीरे धीरे कंप्लीट होने वाला है। अब आपको कुछ व्यापारिक सेल के बारे में पढ़ना है। तो व्यापारिक सेल के बारे में अब हम पढ़ाएंगे आपको। व्यापारिक सेल में जैसे आपके इसमें है प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल पढ़ेंगे, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो और एक आपका कोरोशन इसमें और बच रहा है। तो बस इतना और है, इसके बाद चैप्टर ये आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, आपको न्यूमेरिकल्स जो है बताएंगे। ठीक है, अभी 2-4 वीडियो और आपका इसमें बनने वाला है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।